Hello everyone. This is Rahul Bharadwaj and I welcome you all in this current affair class here. ये जो आपका current affair का कोर्स चल रहा है, this particular lecture is available for all. ये जो lecture है ये आपका सभी के लिए available है. ओके, सो यहाँ पे हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड इकोनॉमी के जो करंट अफेयर्स हैं उनको करेंगे. सो यू कैन गेट द आइडिया कि हाँ किस तरह से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से टॉपिक्स को हमें पिक करना है. क्योंकि करंट अफेयर एक तरह से वास्ट ओशन के रूप में है. ठीक है, आप जितना करेंगे उतना कम उसको पाएंगे. But again, the topics that you need to go. Okay, so with the help of this particular session, you will get a very fair idea. ठीक है, इकोनॉमिक्स की रिगार्डिंग. तो इसी तरह से जो हमारा करंट अफेयर का कोर्स है उसमें हमने सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स लिए हुए हैं. ओके, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. जो बच्चे प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं इस बार 24 का, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं एंड यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कवर द करंट अफेयर्स और यू फाइंड इट डाइसी कि ये नहीं हो पा रहा है, ट्रिकी है, और उस वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं या ज़्यादा टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो गो फॉर दिस करंट अफेयर कोर्स. ओके, अगर आप यहाँ पे लेट अस से 7 डेज, अगर आप 8 घंटा डेली पढ़ते हैं एंड इफ यू इन्वेस्ट लाइक 7 डेज इन ए रो, यू विल बी एबल टू कंप्लीट द करंट अफेयर्स. ठीक है, तो आप जा सकते हैं आसानी से. लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं. फाइन, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. चलिए शुरू करते हैं टॉपिक्स के साथ में. ग्रीन डिपॉजिट क्या है? देखो, ग्रीन डिपॉजिट के रिगार्डिंग आरबीआई, सॉरी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक शुरू किया है अपना इनिशिएटिव. तो एसबीआई की तरफ से एसबीआई ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट, ये एक तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है जो शुरू की गई है. किसने शुरू किया है? एसबीआई ने इसको शुरू किया है. और इसके अंदर जो भी पैसा डाला जाएगा इन्वेस्टर के द्वारा, जैसे हम एफडी कराते हैं नॉर्मल, ठीक है, उसको बैंक किसी भी तरह से यूज कर सकता है. इसका पैसा जो होगा, दैट मनी विल एक्सक्लूसिवली बी यूज्ड फॉर द, यू हैव दिस, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के अंदर ही आपका यूज किया जाएगा. क्लियर? तो इसमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है. जो भी यहाँ पे सारे टॉपिक करेंगे, प्रॉब्लम्स पोटेंशियल टॉपिक है, सुपर इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में आप उसको रख सकते हैं. सो देखो होगा क्या, इनके शॉर्ट नोट बनाने की आप कोशिश करिए. न्यूज़ क्यों आई थी? न्यूज़ इसलिए आई थी कि एसबीआई जो है आरबीआई से बात कर रहा है. वो कह रहा है कि ये जो ग्रीन डिपॉजिट्स हैं उस पे हमारा जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है यूज़ कर सकें. फाइन. तो इसमें यही है कि ये कौन कौन व्यक्ति यहाँ पे ग्रीन डिपॉजिट या जो SGRTD, ये जो स्पेशल काइंड ऑफ अकाउंट है आपका, खुला सकते हैं. इसमें रेजिडेंट इंडिविजुअल्स भी हैं, नॉन इंडिविजुअल्स भी हैं, एनआरआई भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे. इसके अंदर 3 टेन्योर आपको दे रखे हैं. ओके, 3 डिस्टिंक्ट टेन्योर आर देयर. ओके, 1000+ डेज है, देन 1777 डेज है, 2000+ डेज है. इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपकी चेंज करेगी, वेरी करेगी. नो नीड टू मग अप, है ना. हाँ, ये तीनों टेन्योर ध्यान रख लीजिए. इंटरेस्ट रेट को मग करना जरूरी नहीं है, रट्टा मारना जरूरी नहीं है. यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो एसबीआई के एम्प्लॉयज हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है, आगे इसमें आते हैं. तो प्री मेच्योर विड्रॉल की सुविधा है, यस है. एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा. दिस इंक्लूड्स द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, पॉल्यूशन रिडक्शन का कोई काम कर रहे हो, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने की बात है, तो ये सारे प्रोजेक्ट होंगे. लेकिन यहाँ तक ही सीमित नहीं है, और भी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है वहाँ पे आप यूज कर सकते हो. तो एक्सक्लूसिवली दिस मनी विल बी यूज्ड फॉर द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स. आगे आते हैं, एलटीवी रेशो क्या है? ओके, यू हैव दिस. लोन टू वैल्यू नॉर्म्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. क्लियर? तो लोन टू वैल्यू नॉर्म्स जो होते हैं, इससे हमें आइडिया लगता है कि कितना जो है लोन एक बैंक दे सकता है. क्योंकि देखो, बैंक हमें लोन देता है तो कुछ गारंटी के रूप में, कोलेटरल के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है. तो कई बार आप देखोगे बैंक ने लेट अस से कि जमीन का कोई कागज है ना, लैंड का, फ्लैट का कोई कागज है, उसके बेसिस पे लोन दिया है. ये हाउस लोन मिल रहा है तो जमीन के बेसिस पे लैंड की जो वैल्यूएशन है उस आधार पे आपको लोन दिया जा रहा है. तो यहाँ पे जो एलटीवी रेशो निकल के आता है, लोन टू वैल्यू जो रेशो निकलता है, ये निकलता है अमाउंट बोरोड अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है दैट इज 1 करोड़ रुपी, और अमाउंट आपको मिल रहा है लेटस से 80 लाख रुपीज का, आपको लोन सैंक्शन हो गया. तो यहाँ पे एलटीवी रेशो निकल के आएगा 80%. गेटिंग दिस? इसी तरह से एक और एग्जांपल लें, जैसे होम है, कोई आप मकान खरीद रहे हो, 2 करोड़ का वो मकान है, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ रुपीज हो गई, और आपने डाउन पेमेंट किया 15%. इट मीन्स आपको 85% जो इस मकान की वैल्यू है, उतना पैसा आपको वहां पे लोन के रूप में मिल जा रहा है. तो यहाँ पे एलटीवी रेशियो कितना हो गया? यू हैव दिस 85% अमाउंट बोरोड.
डाउन पेमेंट 15% आपने किया है तो एलटीवी रेशियो यहाँ पे 85% निकल के आ जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर एलटीवी लोन टू वैल्यू रेशियो जो है ये हमें हेल्प करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिक्योर्ड लोन, कितना लोन हम सिक्योर कर सकते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा था कि हाँ गोल्ड लोन कंपनीज हैं, उन्होंने आरबीआई से कहा था कि जो बैंक्स हैं है ना कहीं वो एलटीवी रेशियो का वायलेशन कर रहे हैं, उसको आप थोड़ा देख लीजिए। इसमें एक और पूछ सकता है यूपीएससी। जनरली क्या होता है, रेशो बेस्ड होता है, उसमें पूछ लेता है ज़्यादा अच्छा कम अच्छा। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि एलटीवी रेशो अगर कम होगा तो लेंडर के लिए, बैंक के लिए अच्छी बात है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, और एलटीवी रेशो 80% है। 80% एलटीवी रेशो का क्या मतलब है, आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 80 लाख का लोन मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो 20% बाकी है वो डाउन पेमेंट पे। एलटीवी रेशियो कम होगा, लेटर से 70% है। ठीक है, तो फिर आप देखोगे कि हाँ बैंक को जो डाउन पेमेंट या बैंक को जो सिक्योरिटी के सेंस में जो देखना है वो उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो सिक्योरिटी जो आप रख रहे हो, जैसे लैंड की प्राइस है जो भी है, उसका रिस्क वहां पे कम होता जाता है। तो इसलिए आप देखोगे लोअर एलटीवी जो है इसको बेटर माना जाता है। ओके, लेकिन एलटीवी जितना कम होगा उतना आपको डाउन पेमेंट ज्यादा देना पड़ेगा। बैंक के लिए लोअर एलटीवी इसलिए अच्छा है क्योंकि आप का जो जिस यू हैव दिस प्रॉपर्टी है ना, लेट अस से प्रॉपर्टी इज देयर, तो उस पे आप कितनी उसकी जो सिक्योरिटी की वैल्यू जो है वो कंसिडर कर रहे हो। क्योंकि देखो अगर आपका एलटीवी रेशियो ज्यादा है, लेट अस से 80% से ज्यादा है, 90 हो गया है, तो अब क्या है, आप आपने जो भी सिक्योरिटी वहां रखी है, लेट अस से लैंड की जो प्राइस है अगर वो फ्लक्चुएट करती है तो वो रिस्क का एक्सपोजर आपका ज्यादा हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से समझ लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कि इसके अंदर अगर एलटीवी रेशियो आपका ज्यादा होगा तो बैंक की तरफ से रिस्क एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है। फाइन, इसलिए जनरली एलटीवी रेशियो कम अच्छा माना जाएगा। कम मतलब ये नहीं बहुत ही कम हो गया, इन जनरल 80% का एलटीवी रेशियो रखा जाता है या फिर उससे कम भी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, लीनियंसी प्लस रेजिम क्या है, लीनियंसी प्लस रेजिम एक तरह का इनिशिएटिव है। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ यू हैव दिस कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसकी पहल पे ये शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जो एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट स्ट्रेटजी है उसका ये पार्ट है। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो होता क्या है, कई बार जो कंपनियां होती हैं है ना, वो क्या बना लेती है, कार्टल बना लेती हैं। कार्टल्स इस तरह से बना लेती हैं और अनकॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस करती हैं। मतलब अगर इन ये क्या करेंगे, तीनों मिलके अपना जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ाएंगी। लेटर से 100 रुपी एक जेन्युइन प्राइस है, लेकिन ये प्राइस बढ़ा देंगी, कहेंगी 120 रुपी हो गया, क्योंकि हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी का अगर आप देखोगे तो कंपटीशन रहेगा। अगर एक ने प्राइस बढ़ाई है, दूसरा कम प्राइस पे बेचने की कोशिश करेगा, अगर वो उसको पड़ रहा है जेन्युइन प्राइस के सेंस में। लेकिन अगर सबकी मिली भगत यहाँ पे हो जाती है तो फिर आप देखोगे कि कार्टल्स यहाँ पे बनने लग जाते हैं। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री एक अच्छा एग्जांपल मिल जाता है हमें। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्कीम निकाली और कहा कि आप जो है अगर हमें यहाँ पे बताते हो, ठीक है, कि इस तरह का कोई कार्टल चल रहा है, तो आप अगर हमें इंफॉर्मेशन देते हो तो आपके लिए यहाँ पे रियायत दी जाएगी, एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी पेनल्टी के अंदर। ओके, तो ये लेनियंसी प्लस रेजिम के अंदर है। फाइन, अब इसको एक बार देख लेते हैं। लेनियंसी प्लस इज अ प्रोएक्टिव एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट स्ट्रेटजी। ओके, अट्रैक्टिंग द लेनियंसी एप्लीकेशन। लेनियंसी का मतलब हो गया यू हैव दिस, छूट दी जाएगी आपको, जो पेनल्टी है उसके अंदर आपको छूट दे दी जाएगी। तो कंपटीशन एक्ट जो है इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करता है लोअर पेनल्टी एप्लीकेशन, है ना, इसके लिए प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके अंदर लोअर पेनल्टी एप्लीकेशन का प्रोविजन पहले भी था, लेकिन लिनियंसी प्लस ये नहीं था। इसका क्या मतलब हो गया, देखो पहले वाला जो केस बन रहा था उसमें ये था कि अगर कोई एप्लीकेंट है जिसने यहाँ पे पिटीशन फाइल किया है, मतलब एप्लीकेशन फाइल किया है एग्जिस्टिंग लोअर पेनल्टी एप्लीकेशन के लिए, अपना पेनल्टी फाइन किया है कि देखो यार हम खुद से ही यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप अगर इसके अंदर हमारे से कोई गलती है तो आप इस पे कम पेनल्टी लगा के हमारे को यहाँ पे करिए। तो अब यहाँ पे लेनियंसी प्लस रेजिम में क्या होगा, जो एप्लीकेंट जिसने लो पेनल्टी के लिए एप्लीकेशन फाइल की है उसको एक और ऑप्शन दिया जाएगा। उसको कहा जाएगा कि अगर आप किसी कार्टल को जानते हो, कोई ऐसी कंपनी जिसको आप जानते हो जो इस तरह की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर रही है, तो आप हमारे को उसके बारे में जानकारी दीजिए। ओके, डिस्क्लोजर आप यहाँ पे करिए, और इससे क्या होगा, आपको हम और ज्यादा यहाँ पे छूट देंगे, ये सब चीजें हैं। तो एक तरह का प्रोएक्टिव एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट हो गया कि अगर कोई सामने वाला फॉल्ट पे है तो वो एक कोई ऐसी दूसरी पार्टी जो इसी तरह से इंडल्ज है इस तरह के एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में, उसके बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, तो एमसीए की तरफ से है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको नोटिफाई किया है कि आप इसको इंट्रोड्यूस करिए, और इससे हेल्प मिलेगी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को जो भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं उसको रोकने के अंदर।
आगे आते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। इसकी फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 11 साल बाद इसका डेटा रिलीज हुआ है। ठीक है, हालांकि ये सर्वे वैसे तो 5 साल में होता है, हर 5 साल में ये सर्वे होता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। लेकिन जब इसको लास्ट टाइम इन्होंने किया था 2017-18 में किया गया था, फिर इसकी फाइंडिंग्स रिलीज नहीं की गई थी, कोरोना वगैरह का डिले रहा, और फाइनली अभी 11 साल बाद हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे इसका डेटा रिलीज हुआ है। तो इसकी जो की फाइंडिंग्स है वो इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है सर्वे कंडक्ट कौन करेगा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ रिलीज यहाँ पे करता है। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, क्या ये बताएगा कि यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड है उसके द्वारा फूड आइटम्स पे, ठीक है, और नॉन फूड जो गुड्स हैं और उसके अलावा जो सर्विसेज है उन पे क्या खर्चा किया जा रहा है। तो एक तरह से जो मंथली एक्सपेंडिचर होगा पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जो मंथली एक्सपेंडिचर होगा उसको ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा और उसके बारे में हमें फाइंडिंग्स बता रहा है। तो क्या इसकी फाइंडिंग है? देखो 3-4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसमें जो रटने वाली चीजें हैं वो कुछ याद रखने वाली चीजें आपको रहेंगी। फर्स्ट तो ये है एवरेज मंथली पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है, ये रूरल एरिया में भी इंक्रीज हुआ है और अर्बन एरिया में भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आपके जो अर्बन हाउस होल्ड है यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है सिंस 2011-12, 2011-12 के कंपैरिजन में इंक्रीज बता रहे हैं कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये लगभग 53% से इंक्रीज हो गया है अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में ये देखते हैं तो हमारा 40% का इंक्रीज है। ठीक है, और एट प्रेजेंट ये पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर 2000 रुपी के अराउंड है, और जबकि अर्बन एरिया में 3500 रुपी के अराउंड ये है। इसमें ये ध्यान रखना है, जब ये जो डेटा हमें दे रहा है 3500 या 2000 रुपी का, इसके अंदर उन खर्चों को नहीं जोड़ा गया है जो सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में दिए जा रहे हैं। मतलब लोग कंज्यूम तो कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर सरकार सब्सिडी दे रही है, इसलिए वो आपके एक्सपेंडिचर में, खर्चे में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। तो काफी सारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना में खाने की चीजें जो दी जा रही हैं, फूड ग्रेन्स वगैरह, स्टेट रन स्कीम्स में, तो ये सब चीजें आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे आइटम हैं, वो भी नॉन फूड आइटम है, जैसे कहीं पे जो है बाईसाइकिल, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इस तरह की चीजें दी जा रही है, तो उनको आपने इंक्लूड करके एक नई स्टेट और निकाली है, एक नए आंकड़े आपने यहाँ पे और निकाले हैं। और ये आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं कि रूरल एरिया में जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है दिस इज समवेयर अराउंड 3800, और अर्बन एरिया में यही एक्सपेंडिचर 6500 के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग है। इसमें ये जो फर्स्ट वाला है इसको तो बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, दूसरे में बस ये आइडिया ध्यान रखो कि हाँ नॉन फूड आइटम ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंडिचर तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं कि जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है इसमें रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स के अंदर जो डिफरेंस है ये नैरो हुआ है। ओके, कितने परसेंट से कम हुआ है ये डिफरेंस? लगभग आप देखोगे 71% हो गया, पहले 83.9 था, मतलब हम 84 मान लेते हैं, सो समवेयर अराउंड 12-13% का रिडक्शन देखने को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गवर्नमेंट इसको हाईलाइट करना चाहेगी, बताएगी कि देखो कैसे जो रूरल अर्बन एरिया के बीच में जो गैप है वो कम हो रहा है। बट आप ये डेटा ध्यान रखिए, दिस सजेस्ट द रूरल कंजम्पशन स्पेंडिंग हैज राइजन मोर देन द अर्बन कंजम्पशन स्पेंडिंग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इस तरह के आपको प्रीलिम्स के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में मिल सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। एमपीसी इज द हाईएस्ट फॉर द सिक्किम, ये भी याद रखिए कि जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, चाहे वो रूरल अर्बन एरिया है, दोनों के केस में जो सबसे ज्यादा मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो सिक्किम में है, सबसे कम लोवेस्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो ये स्टेट ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या ध्यान रखना है? फूड आइटम्स जो हैं उस पे कितना खर्चा हो रहा है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का अगर 100 रुपए का खर्चा है तो उसमें फूड आइटम पे कितना खर्चा कर रहा है, नॉन फूड आइटम पे कितना खर्चा कर रहा है, ये हम देखेंगे। क्योंकि देखो फूड आइटम पे खर्चा अगर कम होता हुआ माना जाएगा, है ना, एज अ परसेंटेज टर्म में, तो वो अच्छा माना जाएगा। गेटिंग? तो यहाँ पे आप देखोगे रूरल एरिया में परसेंटेज शेयर ऑफ द फूड आइटम्स, okay, in the total consumption expenditure this has gone below 50%, 50% के नीचे चला गया, 46% पे चला गया। फूड आइटम पे 46% है। ठीक है, तो जो नॉन फूड आइटम पे है बचा हुआ नॉन फूड आइटम पे हो जाएगा। फाइन, सो यू विल सी कि हाँ 54 समथिंग परसेंटेज इज देयर। अर्बन एरिया की केस में क्या है, 39% तो फूड आइटम पे है, 59%, और यू हैव द 61% जो है नॉन फूड आइटम पे आपका चला जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं हम दोनों जगह ही ये ट्रेंड देख रहे हैं, इस ट्रेंड को भी ध्यान रखना है कि हाँ डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है एज फार एज द शेयर ऑफ फूड आइटम इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए, तो ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, इसकी ये फाइंडिंग्स आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं डेट को लेके, बहुत लंबी एक कहानी चल रही है
हाउस होल्ड जो डेट है, मतलब लोगों पे जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इस पे बहुत ज्यादा चर्चा रही, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा जब दिसंबर के अंदर 23 में ये फाइंडिंग्स आई। फाइंडिंग्स तो हालांकि अ, बाद में ये रिलीज हुई थी, आई थिंक इसी साल के 24 में, जनवरी या कब इन्होंने रिलीज किया था। लेकिन ये जो फाइंडिंग्स हैं ये दिसंबर मंथ की हैं, और ये बताया गया है कि भारत के जो लोग हैं, हाउस होल्ड हैं, उनके ऊपर जो कर्जा है ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। लगभग पिछले 50 साल का ये, या 48 ईयर्स का जो हाई है वो हमें देखने को मिल रहा है। और ये कर्जा कितना हो गया, 40% ऑफ द जीडीपी लेवल पे पहुंच गया। हालांकि उसके बाद थोड़ा कमी आई है उसके अंदर, लेकिन ये आप ध्यान रखिए। Unsecured personal loan continue to grow at the fastest pace within the household debt, followed by the secured debt, agriculture loan and business loan. तो सबसे ज्यादा रिस्क वाला जो सेक्टर है ना, अनसिक्योर्ड लोन में क्या आएंगे, जो पर्सनल लोन वगैरह होते हैं। ठीक है, सिक्योर्ड लोन में क्या आएगा, जो होम लोन वगैरह होता है। तो ये सब चीजें बढ़ रही है। नेट फाइनेंशियल सेविंग्स जो है हमारी, that had likely to drop its lowest level around 5% of GDP। देखो इसमें एक करेक्शन करेंगे, जो मैंने बताया था लास्ट 48 ईयर्स का जो है वो अप्लाई होती है आपकी सेविंग्स के लिए। ठीक है, वैसे यूपीएससी इन चीजों को नहीं पूछेगा, बट जस्ट टू मेक यू अवेयर कि हाँ किस तरह से चीजें हैं। तो हमारी जो सेविंग रेट है ना वो पिछले 48 ईयर्स के अंदर सबसे लोएस्ट टर्म पे है, और ये लगभग आपके 5% ऑफ जीडीपी पे चली गई है। एक तरफ हमारी सेविंग कम हो रही है, दूसरी तरफ हमारा कर्जा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के इंडिकेटर जो कि इकोनॉमिक स्ट्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओके, सो दीज स्टेट्स बेसिकली हाईलाइट वीक इनकम ग्रोथ, रोबस्ट कंजम्पशन एंड ग्रोथ इन द वीक ग्रोथ इन द सेविंग्स। या फिर हम कह सकते हैं कि आपकी जो सेविंग्स हैं वो अगर इस तरह से कम हो रही थी, हो सकता है कि लोग जो है दे आर इन्वेस्टिंग, और दे आर हैविंग एक्सपेंडिचर ऑन द थिंग्स लाइक, जैसे व्हीकल जो है। ठीक है, आप कार वगैरह परचेज कर रहे हो, व्हीकल्स हैं, ये सब चीजें भी हैं। सो हमारी जो ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स हैं ना फॉर द फर्स्ट 9 मंथ, दैट वाज समवेयर अराउंड 10.8% ऑफ द जीडीपी, और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हमारी 5.8% होती हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटीज में से आपकी जो ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स हटाएंगे तो नेट फाइनेंशियल सेविंग हमारी आएगी, जो समवेयर अराउंड 5% के आसपास आ रही है। ठीक है, गवर्नमेंट अपना यहाँ पे रिप्लाई कर रही है, उसको कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि देखो लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं, ज्यादा उधार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ्यूचर के लिए बहुत अनसर्टेन है कि हमारी इनकम अच्छी होगी, ये है वो है। तो गवर्नमेंट ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है। बाकी ओवरऑल जो डेट लेवल है, हाउस होल्ड डेट, ये आप देख सकते हैं कि हाँ 40% पे इंक्रीज चला गया है। तो इसमें भी अगर आपको पूछता है कि हाँ फॉर द लास्ट 5 ईयर्स लगातार ये डेट बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये ट्रेंड क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। पहले ज्यादा था, फिर नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूअस नहीं है कि लगातार बढ़ ही रहा हो या लगातार घट ही रहा हो। आगे इशू देख लेते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड आर्म्स लेंथ प्राइस। ओके, ये कुछ टर्म्स हैं। इसमें क्या होता है, ये इसलिए न्यूज में आई जब बीबीसी जो है, बीबीसी न्यूज ब्रॉडकास्टर है, आप सब जानते ही हैं, यूके का। तो इसके ऊपर इनकम टैक्स ने जब इस तरह से पूरा अपनी इन्वेस्टिगेशन की और बताया कि हाँ यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग रूल है इसको वायलेट कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना कि हाँ यार, ट्रांसफर प्राइसिंग होती क्या है। ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होगा, मान लीजिए ये एक कंपनी है ए। ठीक है, अब इसी की एक और कंपनी है, ये सब्सिडियरी कंपनी है स्मॉल ए। ठीक है, इसी की एक सब्सिडियरी कंपनी मान लीजिए, और ये जो कैपिटल ए लिखा है ये इसकी पेरेंट कंपनी है। गेटिंग दिस, तो इन दोनों के बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग इज द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज्ड बिटवीन द कंपनीज दैट आर अंडर कॉमन कंट्रोल। तो मान लीजिए यहाँ पे लेटस से कि ये सब्सिडियरी कंपनी है, ये अपना जो प्रोडक्ट है ना, लेटस से कि ये प्रोडक्ट 100 रुपीज का ये प्रोडक्ट है, और ये इसको इस कंपनी को बेच देती है। लेटस अज्यूम कि हाँ 200 रुपीज में ये इसको बेच रही है। ठीक है, फिर ये जो पेरेंट कंपनी है ये इस प्रोडक्ट को 400 रुपी में इस तरह से आगे बेच देती है। गेटिंग दिस, तो यहाँ पे ये जो प्राइस डिसाइड की गई है 100 रुपी है, और हम इसको 200 कर देंगे, तो ये मार्केट फोर्सेस के हिसाब से प्राइस डिसाइड नहीं हुई है। जनरली क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस डिसाइड हो रही है वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से वो प्राइस डिसाइड होती है ना। मतलब ये क्या हो गए, यहाँ पे एक पेरेंट कंपनी है और एक इसकी सब्सिडियरी कंपनी है, या कोई दो फैमिली मेंबर्स हैं, दो रिलेटिव हैं, उनके बीच में किसी चीज का लेन देन होगा, प्राइस डिसाइड होगी, तो वो कहेंगे हाँ यार ठीक है, अपने हिसाब से कर दो, है ना। तो वो मार्केट फोर्सेस जो हैं इंडिपेंडेंट सेंस में वो वहां वर्क नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो इंटर रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं उनके बीच में जो गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, उस समय पे जो प्राइस डिसाइड होती है ना, उसको ट्रांसफर प्राइस
कहा जाता है और इस फिनोमेना को ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। क्लियर? क्योंकि ये जो है मार्केट वैल्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट वैल्यू में क्या होगा, मार्केट वैल्यू में अगर डिसाइड होगा तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट पार्टीज जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो पार्टीज यहाँ पे रिलेट होंगी और उस प्राइस को कहा जाएगा आर्म्स लेंथ प्राइस या आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, जहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू किसी भी कमोडिटी की हमें पता चलेगी। तो ये आर्म्स लेंथ प्राइस होती है और ये ट्रांसफर प्राइसिंग होती है। अब ट्रांसफर प्राइसिंग में थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्यों ट्रांसफर प्राइसिंग का इशू आता है और किस तरीके से कंपनियों को यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए ये कैपिटल ए वाली कंपनी है, ये उस प्रोडक्ट को जो कि 100 रुपए का है, ठीक है, इसको अगर ये मार्केट में 400 रुपीज में बेचती है, ठीक है, तो इस कंपनी को, ए वाली कंपनी को 300 रुपी का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे इसकी ये सब्सिडियरी कंपनी है ना, अगर ये जो है प्रोडक्ट लेटर से 100 रुपी का है, इसको ये 200 पे सेल कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ए वाली जो है इसका प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पे इसका 200 ही हो गया प्रॉफिट, तो इसने अपना क्या है, प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का कंपनियां यूज करती हैं टू रिड्यूस शो द प्रॉफिट, है ना, कम प्रॉफिट शो करने के लिए। और यहाँ पे जो मान लो ये सब्सिडियरी जो है, ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, तो ये सब्सिडियरी क्या दिखाएगी, अगर मान लो ये सब्सिडियरी कंपनी है ना, प्रोडक्ट बेचना है इसको 400 रुपए में, ये ऐसी जगह पे है, ऐसे देश में है जहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा लगता है, तो अगर ये प्रोडक्ट अपना 100 रुपी का प्रोडक्ट 400 में बेच रही है, सेल कर रही है, तो यहाँ पे 300 रुपी पे इसको क्या पड़ना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम कि 30% का टैक्स रेट है, ठीक है, 30% का टैक्स रेट है, तो 90 रुपीज इसको यहाँ पे टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। ये क्या करेगी यहाँ पे, ये अपनी पेरेंट कंपनी को यहाँ पे उस प्रोडक्ट को बेच देगी 200 रुपी में, तो अब इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और अब इसको टैक्स कितना देना है, केवल 30 रुपीज ही टैक्स देना है, तो यहाँ पे आपने टैक्स बचा लिया। ये तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, कई बार लॉस भी दिखाती हैं कंपनियां, ठीक है, तो जिस देश में ये कंपनी काम कर रही है, ये जो स्मॉल ए हमने लिया है, उस देश की सरकार को टैक्स का नुकसान हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो कैपिटल ए वाली जो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम है, ठीक है, तो अब इसको जो टैक्स रेट यहाँ पे देना होगा वो कम देना पड़ेगा, आपकी टैक्स की बचत होगी। फाइन, सो बस आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस रहते हैं। ओके, इनसफिशिएंट टैक्सेबल इनकम ये शो करते हैं या फिर एक्सेसिव लॉस शो कर देते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग गोज ऑन द रेवेन्यू लॉस, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के सेंस में भी कमी जाता है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर जो है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 में। आप देखते होंगे, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, है ना, शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, तो आप देखते हो कि कोई स्टॉक है जो एकदम से कोई ऐसी न्यूज आई है, जैसे पेटीएम के रिगार्डिंग था कि यार आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, ये जो भी है ना, तो उसके बाद में क्या होता है, कोई भी इस तरह की न्यूज होती है तो स्टॉक क्या करता है, फॉल करना शुरू करता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है 100 रुपी पे जा रहा था, अब एकदम से फॉल करना करे शुरू करेगा, सब उसको बेच के निकलना शुरू करेंगे कि यार आरबीआई ने ये कर दिया, पता नहीं कंपनी बंद हो जाएगी, क्या होगा, इस तरह की कोई भी न्यूज होती है। तो मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स इंट्रोड्यूस किए गए, किसके द्वारा, सेबी के द्वारा। तो सर्किट ब्रेकर जो टर्म है, इसका क्या मतलब है, इमरजेंसी यूज रेगुलेटरी मेजर दैट टेम्पररीली हार्ड्स द ट्रेडिंग ऑफ इन एन एक्सचेंज। वो स्टॉक की ट्रेडिंग को रोक देगा, अगर वो स्टॉक एक पर्टिकुलर जो लिमिट है आपकी, है ना, लेटर से आपने 5% का लगाया है या जो भी लगता है, उस उतना स्टॉक अगर नीचे आ जाएगा, उसके बाद उसकी ट्रेडिंग रुक जाएगी, ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं ना लोअर सर्किट लग रहे हैं, अपर सर्किट, समथिंग लाइक दिस। तो 5% से नीचे नहीं जाएगा अगर आपने वो लिमिट वहां सेट की है। सर्किट ब्रेकर्स आर ट्रिगर्ड टू स्टॉप द सेल ऑफ बाय द स्टॉक होल्डर्स, ओके, कर्ब द पैनिक सेलिंग, वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा ना हो, उसको कंट्रोल करते हैं। कैप हाउ मच द वैल्यू ऑफ स्टॉक कैन फॉल इन अ सिंगल डे, है ना, तो जैसे 5% है तो 5% से नीचे नहीं जाएगा, फिर अगले दिन मार्केट खुलेगा तब वो 5% नीचे जा सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका एक, आपने यू हैव दिस मीजर एक ऐसा ले लिया, एक ऐसा टूल आपने प्रोवाइड कर दिया, जिससे क्या हो रहा है, वो जो वोलाटिलिटी है वो मैनेज हो रही है, क्योंकि ट्रेड ऑटोमेटिकली उसमें स्टॉप हो जा रहा है। पब्लिक फ्रॉड की बात करते हैं, ये टर्म न्यूज में आई जब अडानी के ऊपर चल रहा था इशू, और ये एक इस इंक्वायरी की बात हुई कि हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पब्लिक फ्लॉट क्या है अडानी की कंपनियों का, और ये सब चीजें। तो हमारे को बस ये ध्यान रखना है कि पब्लिक फ्लॉट इस टर्म का मतलब क्या है, ये थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। आप देखोगे यूपीएससी जो है इस तरह के टर्म बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा जा रहा है,
जिसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, वन लाइनर काइंड ऑफ क्वेश्चन होता है, लेकिन वो ऐसा होता है कि बाउंसर ही निकल गया है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। पब्लिक फ्लोट क्या होगा? पब्लिक फ्लोट को फ्री फ्लोट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है द शेयर्स ऑफ द कंपनी है ना, दैट कैन बी पब्लिकली ट्रेडेड, मतलब उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। पब्लिक फ्लोट वाला जो है, तो जनरली क्या होता है, कोई भी कंपनी है, लेट अस से कि उसके पास जो भी हिस्सेदारी है उसकी 100% है। ठीक है, अब उसमें प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग होगी, जिन लोगों ने कंपनी शुरू की है, इनिशियल जो शुरुआत की थी, जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े, तो वो कुछ अपनी हिस्सेदारी अपने पास रखते हैं। ठीक है, जो नॉन निगोशिएबल होती है, तो वो रेस्ट्रिक्टेड शेयर की श्रेणी में आती है। लेट अस से कि हाँ, उन्होंने कहा कि हम 40% हिस्सेदारी हमारी है, ये तो ऐसे ही रहेगी। कई जगह पे ये हो सकता है 70% हो, कई जगह पे 80% भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स लागू किए हुए हैं। और इस आधार पे अगर कोई भी कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ठीक है, तो उसके अंदर जो लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर कम से कम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। मतलब ये जो आपने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं ना कि हम इन शेयर को अपने पास ही रखेंगे, लोगों को नहीं देंगे, ओके, जिसको स्ट्रेटेजिक होल्डिंग कहते हैं या जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो कहते हैं, तो वो कितनी हो सकती है? 75% ही हो सकती है। कम से कम 25% जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। मतलब कोई भी वो 25% शेयर खरीद सकता है, बेच सकता है। इससे चीजें ट्रांसपेरेंट रहती हैं, है ना, क्योंकि अगर आपने ये जो मिनिमम नॉर्म है, पब्लिक शेयर होल्डिंग वाला मिनिमम नॉर्म है, इसको फॉलो नहीं किया, इट मीन्स यू आर वायलेटिंग द रूल्स। और यही अडानी वाली जो फर्म है उसको एक्सक्यूज मी, उसमें ये चेक करना चाह रहे थे, फाइन। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक्सक्यूज मी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये पब्लिक फ्लॉट करके टर्म न्यूज में थी। इसमें केवल वन वन लाइनर टाइप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या होता है पब्लिक फ्लॉट, दैट्स ऑल। पब्लिक फ्लॉट या फ्री फ्लॉट मतलब इस तरह के शेयर जो पब्लिकली ट्रेड किए जा सकते हैं, मतलब जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन इन द सेंस कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वही उसको होल्ड करेंगे, दिस काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है ना। कोई भी उसके अंदर जो है अदर देन प्रमोटर, कोई भी, चाहे वो इंडिविजुअल है या कोई संस्था, म्यूचुअल फंड लाइक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो उसमें डील कर सकता है। क्योंकि इसमें क्या होगा, देखो, अगर आपका पब्लिक फ्लोट नहीं होगा, सारा कंट्रोल आपने कर रखा है, तो फिर आप क्या करोगे? मैनिपुलेशन का रिस्क बढ़ जाता है। मैनिपुलेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें इसलिए आपकी मेंशन की गई है। आरबीआई ग्रांट्स बिटवीन 3 to 5 years टू अचीव द 25% पब्लिक फ्लोट। जब वो कंपनी लिस्ट हुई है तो 3 से 5 साल का उसको टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप 25% पब्लिक फ्लोट अचीव कर लीजिए। T+0 सेटलमेंट साइकिल क्या होता है? देखो, आपने शेयर बेचा, ठीक है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने शेयर बेचा, तो वो जो पैसा आपका पूरा मतलब डील होके आता है। जनरली क्या होता था, पहले T+3 चलता था, 3 दिन लगते थे सेटलमेंट होने में। आपने शेयर, मान लीजिए, पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, वो बेचे हैं, फिर आपके फाइनल सेटलमेंट हो गया, अकाउंट में आएगा, तो उसमें बहुत समय लगता था। T+3 हुआ, फिर T+2 हुआ, T+1 पे हम आ गए थे कि एक दिन में आपका हम कर देंगे। अब ये यहाँ पे सेबी कह रहा है कि हम क्या करेंगे, सेम डे आपका सेटलमेंट कर देंगे। सो इन द prelims context you just need to understand the meaning of this term T+0 सेटलमेंट का मतलब क्या है, दैट्स ऑल, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सेम डे आपका जो है सिक्योरिटीज जो है उनका सेटलमेंट हो जाएगा, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द फंड्स एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग T+1 सेटलमेंट साइकिल है, उससे भी हम एडवांस जाना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ गई इन्वेस्टमेंट के लिए, और चीजें आसान हो गई। आपका जो पैसा एक दिन के लिए रुका हुआ था वो भी नहीं रहेगा। इफ इन्वेस्टर सेल ए शेयर दे विल गेट द मनी क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट इन द सेम डे। ठीक है, सेम डे हो जाएगा, तो कुछ थोड़ा सा अमाउंट रहता है जिसको ये बचाते हैं, वो अगले दिन आ जाता है। तो दिस विल ब्रिंग द कॉस्ट, ओके, डाउन, ओके, टाइम एफिशिएंसी लाएगा, ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा, रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाएगा, इन्वेस्टर्स को और ज्यादा प्रमोट वो करेगा कि हाँ, और आप इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है? ऑल इन्वेस्टर्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द T+0 सेटलमेंट साइकिल। जो भी ये आपके रिस्क रिक्वायरमेंट इसको मेंशन कर रहे हैं, फाइन। रूपी डेरिवेटिव पे आते हैं, आरबीआई की तरफ से इसको मेंशन किया गया था। वैसे तो आपका स्टैटिक पोर्शन जो आपका इकोनॉमी वाला है, उसके अंदर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये दो चैप्टर्स हैं जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही है, मतलब 99% तो इनमें प्रीलिम्स के ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो इन टॉपिक्स को आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि कहीं पे कुछ अटक रहा है या जो भी है। तो मेक श्योर कि वो जो भी क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है नेचर के अंदर पूरा, वो एक तरह से इकोनॉमी में थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को वो पोर्शन,
तो मेक श्योर कि वो आप अच्छे से उसको कर लें। तो यहाँ पे करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई की तरफ से जो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव है, ये न्यूज में थे, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा भी था, अप्रैल के अंदर ये न्यूज आई थी। देखो होता क्या है, डेरिवेटिव जो है, दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स किस अपनी जो वैल्यू डिराइव करते हैं वो अंडरलाइंग असेट से करते हैं। अंडरलाइंग जो असेट होता है उससे अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हाँ कर्ड है, दही है, तो दही जो है ये मिल्क से अपनी वैल्यू डिराइव करेगा। मतलब अगर मिल्क की प्राइस बढ़ रही है तो कर्ड की प्राइस बढ़ेगी, मिल्क की प्राइस कम हो रही है तो कर्ड दही की प्राइस भी कम हो सकती है, तो वो ट्रेंड फॉलो करेगा। तो ये डेरिवेटिव हो गए। इसी तरह से कुछ सिक्योरिटीज होती है मार्केट में, है ना, इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग असेट से डिराइव कर रहे हैं। इट कुड बी अ कमोडिटी लाइक गोल्ड, ऑयल, एक्सेट्रा। ठीक है, इट कुड बी अ करेंसी लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस, यहाँ पे कोई करेंसी है, ये होता है। तो आप ये जो डेरिवेटिव्स हैं इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हो, इसमें लेन देन क्यों करते हो, ताकि आप जो रिस्क है उसको मैनेज कर सको। ठीक है, और ये जो डेरिवेटिव्स हैं इसके अंदर फॉरवर्ड, फ्यूचर, इस तरह की चीजें चलती है। मतलब अगर फोन पे आप बातचीत करके डिसाइड कर ले रहे हो, फोन पे बातचीत करके आपने डिसाइड किया कि हाँ एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, और आप मुझे है ना इस डेट पे, मतलब 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, मुझे 1000 kg आप गेहूं दोगे, और मैं 35 रुपीज पर केजी के हिसाब से आप मुझे दोगे, है ना। दोनों ने यहाँ पे बात कर ली, फोन पे बात हो गई, तो ये फॉरवर्ड में चला जाएगा। अगर यही स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, लिस्टेड होके चलेगा तो ये फ्यूचर्स में चला जाएगा। ये कह रहे हैं कि इसी तरह से जो लिस्टेड होता है एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स, ठीक है, जो स्टॉक जैसे होते हैं ना, आपके शेयर ऊपर नीचे जाते हैं डेली बेसिस पे, तो उसी तरह से ये भी आपका फॉलो करेगा। तो आरबीआई यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स हैं, करेंसी डेरिवेटिव में क्या होगा, जैसे मैंने मान लीजिए डिसाइड ये देखा, आज जो है $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज है। ठीक है, अब मैं किसी चीज को क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। क्लियर। तो जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर होते हैं, ये करेंसी रिस्क को मैनेज करने के लिए, है ना, कवर करने के लिए इस तरह के जो करेंसी डेरिवेटिव्स हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कि आने वाले टाइम में हमें जो बढ़ी हुई एक्सचेंज रेट है, मान लो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने किसी प्रोडक्ट को बेचा, ठीक है, और मुझे यहाँ पे चाहता हूँ कि करेंसी, यू हैव दिस एक्सचेंज रेट रिलेटेड रिस्क मेरे कम रहे। ठीक है, तो मैं एक प्री डिफाइंड कि $1.83 पे ही हम डिफाइन कर ले रहे हैं, आगे कुछ भी होगा, है ना, हम इस पे लेन देन करेंगे, जो पेमेंट होगा इस पे होगा। तो अगर वाकई में आपका एक्सपोजर है, मतलब वाकई में अगर आपके पास वो रिसिप्ट हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट रिलेटेड, तो आरबीआई कह रहा है तब तो आप ये कर सकते हो, है ना, करेंसी डेरिवेटिव के अंदर, तब तो आप इन्वेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास में ये नहीं है, अंडरलाइंग एक्सपोजर नहीं है, अंडरलाइंग एक्सपोजर मतलब आपके पास में वो रिसिप्ट, ऑर्डर, बिल दिखाने के लिए नहीं है, तो आप यहाँ पे करेंसी डेरिवेटिव में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि करेंसी डेरिवेटिव में बहुत सारे इन्वेस्टर भी पैसा लगाते हैं जिनका वाकई में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से तो लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ से पैसा तो कमा रहे हैं ना, जो भी चेंज हो रहा है करेंसी की वैल्यू के अंदर, उससे आप पैसा जनरेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आरबीआई ने मेंशन किया कि हम ये बता दें कि अगर आपके पास अंडरलाइंग एक्सपोजर है तो ही आप करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। जब इसको लेके इशू क्रिएट हुए, तो आरबीआई ने मेंशन किया कि आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 वाला, उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि करेंसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग रुपी बोथ ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर मतलब वो फोन पे बात वाला, उस तरह का होगा। यू हैव दिस फॉरवर्ड या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड, मतलब जो एक्सचेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है, गेटिंग दिस, जिसे हमने फ्यूचर्स में मेंशन किया। तो ये दोनों ही जो हैं दे आर परमिटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग और कवरिंग द एक्सपोजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क। उसको कवर करने के लिए हम दे रहे हैं, वहां से मुनाफाखोरी या आप चाहो कि एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख के हम कर लें, तो वो नहीं होगा। अगर आपके पास वो रिसिप्ट है तो आप करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, आगे आते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है, ये क्या करती है, इसका जिक्र इसलिए आया क्योंकि यू हैव दिस, कुछ वर्चुअल असेट प्रोवाइडर हैं, उनके ऊपर कुछ एक्शन वगैरह लिया गया था, उस कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट चर्चा में रही। इसमें ये ध्यान रखो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, और इंटेलिजेंस यूनिट है, मतलब ये इंफॉर्मेशन ही देगी, इंफॉर्मेशन ही देगी। मेजर इसका काम जो है रिसर्च, इंफॉर्मेशन देना, ये यही काम है। ठीक है, वो कुछ कार्यवाही करने जैसा नहीं है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। नेशनल एजेंसी है रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, डिसिमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करेगी। जो टेररिज्म हो रहा है ना, उसकी फाइनेंसिंग हो रही है, उसको रोकने का आपका काम करेगी। उसके लिए जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं उसमें भी कॉपरेट करेगी। फाइन।
ये डायरेक्टली रिपोर्ट करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को। जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल है उसको फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, वो हेड करती हैं। इसकी नोडल मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री है। कहीं आपको गृह मंत्रालय लिख दे और आपको लगे कि हाँ ये सारी चीजें उसी से रिलेट होती है, तो इस पे भी मार देते हैं टिक। ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, इस तरह की टर्म्स न्यूज में रही, क्योंकि जब चुनाव शुरू होने वाला था, अभी तो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जब इसकी स्टार्टिंग थी उस समय पे सरकार ने कहा कि हम ये एक व्हाइट पेपर इस तरीके से लाएंगे, ठीक है, और ये बताएंगे कि क्या क्या है। तो जो ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर है, इसकी चीजें चली। तो व्हाइट पेपर जो है जनरली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ओके, और जिसमें वो पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन और ये सब देगी, informing the public about the government policy, government initiative, okay, their intended impact on the economy, कि हमने ये किया, इससे ये फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ, तो वो सारी चीजें मतलब अपना खुद का प्रचार करना एक तरह से। डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर, रिफॉर्म देयर इम्प्लीकेशन फॉर वेरियस सेक्टर्स, ये सब दिया जाता है। तो ये कहलाता है व्हाइट पेपर। एक ब्लैक पेपर फिर काउंटर के रूप में आया, ठीक है, जिसमें अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि चलो हम ब्लैक पेपर लाते हैं, ये सारी चीजें। तो ब्लैक पेपर क्या होता है? प्रेजेंट्स ए क्रिटिकल और डिसेंटिंग व्यू पॉइंट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। यहाँ तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको हाईलाइट करके बता रहे हो ये अच्छा है, ये फायदा हुआ। यहाँ पे उसके कोई भी जो टॉपिक है उसको क्रिटिसाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, तो ये पोजीशन वालों ने कहा हम ब्लैक पेपर लाएंगे, ये करेंगे वगैरह। तो आपको बस यहाँ पे टर्म ही ध्यान रखनी है कि ब्लैक पेपर का क्या मतलब है, व्हाइट पेपर का क्या मतलब है। ये टर्म ध्यान रखनी है, जो आपको यहाँ से एक्सप्लेन हो गई होगी, नहीं तो एक एक लाइन में इसको लिख लो। और इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है तो थोड़ी सी क्लैरिटी आपको रहेगी, तो आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। फाइन। तो अल्टरनेटिव अप्रोच ये प्रोवाइड करता है, क्रिटिकल एनालिसिस देता है, अपोजिशन का व्यू रखने में मदद करता है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर क्या होते हैं? टीएपीए, ये क्या होते हैं? इसका चर्चा में चला, क्योंकि देखो आरबीआई ने कह दिया था कि जो अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक है ना, ये अब इलेजिबल नहीं होगा, ना तो आप फास्टैग के पेमेंट कर सकते हो, ये सब चीजें तो हुई थी। फिर ये कहा गया कि यार यूपीआई पेमेंट कैसे करेंगे? तो फिर आरबीआई ने यहाँ पे एनपीसीआई, एनपीसीआई जो कि पूरा यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई सिस्टम को जिसने शुरू किया, पूरा जो उसको देखता है, मैनेज करता है, तो एनपीसीआई को आरबीआई ने ये कहा कि आप ये देखिए कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है, पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है, क्या वो यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर बन सकती है ना, ताकि जो पेटीएम है उसके माध्यम से यूपीआई के ट्रांजैक्शन किए जा सके। फाइन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन भी पेटीएम से बंद हो जाएगी तो फिर कंपनी खत्म हो गई। तो ऑब्वियसली आरबीआई का भी ये उद्देश्य नहीं था, जो भी रेगुलेटरी लूप होल्स थे आप उनको सॉर्ट आउट करिए और फिर वापस शुरू करते हैं। तो अभी तक यूपीआई के जो ट्रांजैक्शन है वो पेटीएम ऐप के माध्यम से किए जा रहे थे, जिनको पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो रूट कर रहा था, वो सारा मैनेज कर रहा था। तो फिर यहाँ पे अब जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है, वो पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है, ओके, उसको बनाने की बात की गई। तो हमें ध्यान रखना है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर क्या होते हैं। So this is an entity that provides the UPI compliant apps to the end user consumers to facilitate the UPI based payment transactions। ठीक है, जो कि यूपीआई बेस्ड जो ट्रांजैक्शन है उनको फैसिलिटेट करने का काम कर रही हैं। ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर हैं, ये इंश्योर करेंगे कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को या जो गाइडलाइंस हैं एनपीसीआई की उनको फॉलो किया जा रहा है, ओके। ये एप्लीकेशन, दीज एप्लीकेशंस कुड बी मोबाइल वॉलेट, मर्चेंट ऐप्स, या जो भी हैं हो सकती हैं। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करेंगे, जो कि एनपीसीआई बिल्ड कर रहा है, उसको प्रोवाइड कर रहा है। वर्क विद द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर एंड द बैंक्स टू फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये पूरी सिक्योरिटी उस फ्रेमवर्क को मैनेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ओके, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। लिविंग वेजेस पे आ जाते हैं। देखो मिनिमम वेज तो आपने सुना ही है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे कोशिश कर रही है कि विचार कर रही है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है मिनिमम वेज का, क्या इससे हम लिविंग वेज पे आ सकते हैं। ठीक है, मिनिमम वेज जो डिसाइड होता है ना कि इससे कम नहीं होना चाहिए, हालांकि धरातल पे स्थिति दूसरी है, लेकिन एक उसका प्रभाव अपना रहता ही है। तो मिनिमम वेज और लिविंग वेज का थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मिनिमम वेज है लोवेस्ट अमाउंट ऑफ द मनी, ओके, समवन अर्न्स एज मैंडेटेड बाय द लॉ। लॉ के अंदर मेंशन कर दिया कि हाँ इससे मिनिमम जो मेहनताना है वो आप नहीं दोगे, अगर दे रहे हो तो फिर वो लॉ का वायलेशन है, इन वायलेशन ऑफ लॉ। तो मिनिमम एज के अंदर जरूरी नहीं है कि ये जो भी सामने वाले की, है ना, जो भी वेज अर्नर है उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको पूरा कर रहा है,
मे और मे नॉट बी द केस, वैसे तो कोशिश यही होगी कि मिनिमम वेज जो बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करे, लेकिन इन्फ्लेशन जो बढ़ता है उसको ये काउंट नहीं करता है, इन्फ्लेशन के साथ नहीं बढ़ता है। मान लो आपने मिनिमम वेज कभी डिसाइड किया, अब फिर 2 साल बाद हम उसकी बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन को ये काउंट नहीं कर रहा है। मतलब आपका जो मिनिमम वेज है, लेटस से 100 रुपी है, अब इन्फ्लेशन रेट लेटस अज्यूम 10% है, तो आपका 110 हो जाना चाहिए। इस तरह से इसमें नहीं होता है मिनिमम वेज वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, इट डज नॉट राइज विद द इन्फ्लेशन। और लिविंग वेज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये इन्फ्लेशन के साथ आपका राइज करेगा, मतलब हमने इसको इंडेक्स कर दिया, तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के साथ अटैच इसको कर दिया है। लिविंग वेज इज सोशली एक्सेप्टेड लेवल ऑफ द इनकम, जो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा मकान या जो भी और आवश्यकताएं या इमरजेंसी काइंड ऑफ चीजें हैं, उसकी आवश्यकता को पूरी करता है, वो आपका लिविंग वेज की श्रेणी में आएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यही है कि ये इंडेक्स होता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के साथ आपका जुड़ा होता है। आगे आ जाते हैं, यूपीआई पे नाउ क्या है। तो यूपीआई तो आप जानते ही हैं, इसी तरह की यूपीआई जो भारत का है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, जो रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर करता है। इसी तरह की एक मैकेनिज्म सिंगापुर में है और इसको नाम से जाना जाता है पे नाउ। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो है, एक हमने इन दोनों को कंबाइन किया है, इंटीग्रेट किया है, ताकि जो भी सिंगापुर के अंदर लोग हैं, अगर वो भारत पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, जो भी रेमिटेंस है उनकी, है ना, तो उसको वो यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। फाइन। तो ये मैकेनिज्म यूपीआई पे नाउ के माध्यम से हमने की है। फास्टर रेमिटेंस बिटवीन द टू कंट्रीज एट ए कॉम्पिटिटिव रेट। इससे क्या होगा, फटाफट ट्रांसफर हो जाएगा, कम पैसे में ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो ओवरऑल जो रेमिटेंस फ्लो हैं हमारे, उसमें कॉस्टिंग भी आपकी कम आएगी। मेक द ट्रांजेक्शन विदाउट द नीड टू ऑनबोर्ड द अदर पेमेंट सिस्टम। दूसरे पेमेंट सिस्टम को ऑनबोर्ड करने की जरूरत नहीं है, यूपीआई और पे नाउ इनके माध्यम से ही आप वहां पे पेमेंट को कर सकते हो, लो कॉस्ट ट्रांसफर होंगे। इसमें क्या करेगा, तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो एक तो कंट्री का नाम ध्यान रखिए, सिंगापुर इज देयर। देन यू हैव दिस कि हाँ, बिना किसी पैसे के ही ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको लगेगा जैसे यूपीआई के अंदर कोई कॉस्ट चार्ज नहीं हो रही है। ठीक है, तो उस तरह का कुछ मैकेनिज्म हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, लो कॉस्ट ट्रांसफर यहाँ पे रहेंगे। सो ट्राई टू बी अवेयर अबाउट सच काइंड ऑफ ट्रैप्स, है ना, दैट यूपीएससी प्लेसेस। यूपीआई ग्लोबल हो चुका है, अभी आप देखेंगे फ्रांस के अंदर भी यूपीआई पेमेंट्स अलाउ किए जा रहे हैं फॉर टूरिस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, यूके भी जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को यूपीआई आईडीज के थ्रू एनहांस कर रहा है। यूएई के अंदर भी चल रहा है, ओमान है, नेपाल है, भूटान है, सिंगापुर है, मलेशिया है। ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे जो यूपीआई क्यूआर पेमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखोगे यू हैव दिस और कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत यहाँ पे जुड़ रहे हैं। इंटर चेंज फीस क्या होती है ये देखते हैं। देखो, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, यू हैव दिस मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है, और इसी तरह के ये जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो टॉपिक हम कर रहे हैं इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। देखो होता क्या है, अगर आप किसी दुकान पे कुछ खरीदारी करने गए और फिर उसको पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपने उसको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड आपको दिया है, तो कई जगह पे वो नोटिस लगा होता है कि अगर आप एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो इतना परसेंट एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। ठीक है, आपने कभी फेस किया होगा, देखा होगा। जिनको नहीं पता तो अब आप ध्यान रखिए, इस तरह की मैकेनिज्म होती है। तो ये क्यों होती है, क्योंकि मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये एक तरह की प्रोसेसिंग फीस होती है। मान लीजिए आपने 100 रुपए का ट्रांजेक्शन किया है, तो उस 100 रुपए के ट्रांजेक्शन के परसेंटेज के रूप में, ठीक है, जो भी इसमें परसेंटेज आपका रहता है ना, वो ट्रांजेक्शन के फीस के रूप में चार्ज किया जाता है। किससे चार्ज किया जाता है, मर्चेंट से चार्ज किया जाता है, जो दुकानदार है उससे वो पैसा लिया जाएगा। मर्चेंट पे एक्वायरर्स फॉर हैंडलिंग द ट्रांजेक्शन रिस्क, है ना, जो भी ट्रांजेक्शन रिस्क है वो हैंडल करने के लिए मर्चेंट जो है अपने बैंक को इस तरह से देगा। और जो बैंक है ना, वो चार्ज क्यों ले रहा है मर्चेंट डिस्काउंट रेट में, क्योंकि आ, जो भी हैंडलिंग चार्जेस है वो तो है ही, उसके अलावा आप देखोगे उसका एक पार्ट जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज की है, लेट अस से कि आपने 2 रुपए चार्ज किए हैं, है ना, तो उसका कुछ पार्ट आप, जो सामने वाला बैंक है, मतलब मेरा कार्ड था, तो मेरा जो बैंक है उसने भी तो वो ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट किया है ना। लेट अस से मेरा एसबीआई का कार्ड था और सामने वाले का एचडीएफसी है, तो एचडीएफसी के पास वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट का पैसा गया। ठीक है, तो वो जो पैसा है ना, उसी में से कुछ पैसा इंटरचेंज फीस के रूप में एसबीआई, मेरे पास जिस कंपनी का कार्ड है, उसको भी जाएगा। तो इंटरचेंज फीस क्या होती है, दिस इज पेड बाय द मर्चेंट्स बैंक। मतलब एचडीएफसी बैंक जो है वो कस्टमर के बैंक को देगा, मतलब मेरा जो बैंक था एसबीआई कार्ड वाला जो है, तो एसबीआई को वो पे की जाएगी। जनरली क्या होता है, इंटरचेंज फीस जो है दिस इज द पार्ट ऑफ द मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इसी में इंक्लूड होता है। क्लियर।
क्योंकि उसके अंदर हैंडलिंग वगैरह और सिक्योरिटी फ्रॉड से बचाने के चार्ज, ओके, पेमेंट को हैंडल करने के, और ये सारी जो चीजें होती हैं वो तो आ ही जाती हैं। इसके अलावा इसका मर्चेंट डिस्काउंट रेट का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है खर्चा, वो इंटरचेंज फीस के रूप में जाता है। ठीक है, मतलब सामने वाले बैंक के हैंडलिंग चार्जेस को मैनेज करने के लिए जाता है। तो इंटरचेंज फीस जो है, दिस इज इंक्लूडेड इन द मर्चेंट डिस्काउंट रेट में ही इंक्लूड होती है। ये दोनों डिफरेंस आपको पता चल गए। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होगी? मर्चेंट डिस्काउंट रेट होगी जो कि मर्चेंट मतलब जो बिजनेसमैन है उसका बैंक बिजनेसमैन से चार्ज करेगा। ठीक है, क्यों चार्ज करेगा? हैंडलिंग चार्जेस वगैरह वो तो हैं ही। उसके अलावा मर्चेंट डिस्काउंट रेट के अंदर ही एक पार्ट है इंटरचेंज फीस का, जो वो कंज्यूमर का जो बैंक है, कस्टमर का बैंक है, उसके बैंक को हैंडलिंग चार्जेस के लिए भी देगा। क्लियर? इसलिए इंटरचेंज फीस जो है जनरली मर्चेंट डिस्काउंट रेट में ही इंक्लूड हो जाता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट को ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। 1 to 3% वेरी करता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रहेगा। तो ये ध्यान रखिए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होती है, ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रेट, टीडीआर भी इसको कहते हैं। और इंटरचेंज फीस जो है ये किस तरह से काम करेगी और क्या होती है। फाइन। अब न्यूज में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो एनपीसीआई है ना, जो पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो भी यूपीआई और ये सब मैनेज कर रही है, इसने इंट्रोड्यूस किया है, कहा है कि इंटरचेंज फीस लगेगी अप टू 1.1% ऑन मर्चेंट यूपीआई ट्रांजेक्शन। जो भी मर्चेंट यूपीआई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं अबाउट 2000 रुपी यूजिंग द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब जो वॉलेट होते हैं, जैसे पेटीएम वॉलेट है या फोन पे वॉलेट है ना, जो भी वॉलेट लाइक ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आपने पैसा पहले डाल दिया, फिर उसके थ्रू आप यूपीआई कोड को स्कैन करके पैसा पे कर रहे हो। तो उस केस के अंदर आपकी इंटरचेंज फीस जो है अब लागू होगी यहाँ पे। व्हेन यूपीआई ट्रांजेक्शंस आर मेड थ्रू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट सच एज वॉलेट्स, इंटरचेंज फीस विल बी इम्पोज्ड। तो ये जो फीस लगेगी ये कंज्यूमर को, मतलब हमें नहीं देना है। अगर मैं इस तरह से वॉलेट के माध्यम से ये ट्रांसफर हो रहा है, पीयर टू पीयर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के बीच में हो रहा है, तो भी नहीं होगा। मेरी तरफ से अगर मर्चेंट को वो पैसा गया है तो भी मुझे यहाँ पे चार्ज नहीं करना है। यूजर विल नॉट बी चार्ज फॉर दीज काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस। ओके। पीयर टू पीयर मतलब दो व्यक्तियों के बीच में, या पीयर टू पीयर मर्चेंट, ओके, उस केस के अंदर भी आपका नहीं होगा। सो इट इज अ फीस चार्ज बाय द रिसीवर्स बैंक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर टू द मर्चेंट। मर्चेंट से वो चार्ज की जाएगी। पीपीआई ऑनर मतलब जैसे जो भी ये प्रीपेड पेमेंट वाला ऑनर है, जैसे फोन पे है लेटर से, है ना, तो उसको वो पैसा आपका जाएगा फॉर हैंडलिंग चार्जेस एंड ऑल। क्लियर? बेसिकली तो आपको ये तो कॉन्टेक्स्ट हमने डिस्कस किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है और इंटरचेंज फीस क्या होता है, एंड हाउ बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट। क्लियर? फिर बहुत ही सिंपल सी टर्म आप ध्यान रखेंगे, देखो, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, ओके, एक्सटर्नल सेक्टर जिसमें एक्सचेंज रेट और ये सब आ रही हैं, आईएमएफ, और ये बजट रिलेटेड टॉपिक्स, ये ऐसे टॉपिक हैं जो सुपर डुपर हिट टॉपिक्स हैं। ये अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए हैं तो इकोनॉमी का बहुत अच्छा पोर्शन आपका हो जाता है। ठीक है, और इकोनॉमी स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें 2+2 4 ही होगा। ठीक है, ये नहीं है कि ये फैक्ट यहाँ से आ गया वो उस किताब से आ गया। या तो वो क्वेश्चन अगर आपने इकोनॉमी अच्छे से की है तो वो क्वेश्चन आप करोगे, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो किसी से नहीं हो रहा है। गेटिंग दिस? तो वो कहानी नहीं है कि हाँ ये रट लिया अब ये छूट गया। ये थोड़ा सा इजी होता है। मुश्किल बस यही होती है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, वहां तक मुश्किल है, बाकी तो सब इजी है। मेक श्योर कि आप कंसेप्ट को अच्छे से लर्न कर लें। मॉनेटरी पॉलिसी में हम देखते हैं कि हाँ, जो रिजर्व बैंक होते हैं या सेंट्रल बैंक होते हैं किसी भी देश के, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कम कर देता है। मनी सप्लाई कम कैसे होगी? अगर आप ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट को आप बढ़ा देते हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हो तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होने में मदद मिलती है। तो एक वर्ड यूज होता है हॉकिश स्टांस, है ना, और डॉविश। तो हॉकिश में क्या होगा? अगर सेंट्रल बैंक को लग रहा है महंगाई ज्यादा है तो वो क्या करेगा? वो इंटरेस्ट रेट को ज्यादा रखेगा, मनी सप्लाई को स्क्वीज करेगा, जिसकी वजह से जो बिजनेसेस है उनको इश्यू होगा, कंज्यूमर को इन्फ्लेशन कम होने का फायदा मिल सकता है। ठीक है, और जनरली मिलता है। डॉविश में इसका उल्टा होगा। डॉविश के अंदर क्या होगा? आप जो है इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहोगे और मनी सप्लाई बढ़ाना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आप चाह रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस को कम से कम पैसे पे लोन मिले, मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, जॉब क्रिएशन हो, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल में है। तो ये डॉविश स्टांस होता है। हॉकिश जो है इसको मैं कॉन्ट्रैक्शनरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कह सकता हूँ, या टाइट मनी पॉलिसी कह सकता हूँ। ये एक्सपेंशनरी, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, या इजी मनी पॉलिसी भी आप इसके मेंशन कर सकते हो। ये टर्म्स ध्यान रखनी है क्योंकि इस पे
लगभग हर साल ही क्वेश्चन आता है और ये तो बहुत इजी चीजें हैं। ठीक है। अ, भारत सरकार ने लॉन्च किया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक अम्ब्रेला बॉडी। द नेम ऑफ दिस बॉडी इज द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द नेम। और ये क्या करेगा, जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनको ये रेगुलेट करेगा। देखो कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे अभी मैंने पहले ही कहा था कि बैंकिंग पूरा ही इंपॉर्टेंट है। अ, तो यहाँ पे आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। ओके, और इसको आपने कहा कि ये पूरा का पूरा जो स्मॉल बैंक्स हैं जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको तैयार करेगा कि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ओके, जो 49 वाला एक्ट है उसके कंप्लायंस में काम करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। ओके, सिक्योरिटी शील्ड फॉर द स्मॉल बैंक एनहांसिंग डिपॉजिटर्स कॉन्फिडेंस, कि वो फेल ना हो बैंक, है ना, बाद में कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए उससे पहले ही ये सारा रेगुलेशन यहाँ पे करना शुरू करेगा। So this will not only be a support during the crisis of the banks, but also means to enhance their development, modernization, capacity building. So what this particular Urban Cooperative Finance Development Corporation will be doing, all these functions, है ना। इस कॉरपोरेशन को आपने एनबीएफसी का कैटेगरी दिया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की कैटेगरी के अंदर आपको डाला है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम आरबीआई। ओके, तो टू ऑपरेट एज द एनबीएफसी, तो ये एनबीएफसी के रूप में ऑपरेट करेगी। एनबीएफसी इज डिफरेंट, बैंक इज डिफरेंट। फाइन। कोऑपरेटिव बैंक्स की कहानी आपको पता है। फाइन, यू हैव दिस, जिसके अंदर कुछ मेंबर्स हैं वो अपना पूल करते हैं पैसा। ओके, और फिर जो इन जनरल जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को वो पैसा आगे जरूरत के हिसाब से दिया जाता है। कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, और इनका जो रेगुलेशन है वो आरबीआई एक्ट के अंतर्गत होता है। आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 59 इनको रेगुलेट कर रहा है। इन जनरल आप देखोगे रूरल इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए लोन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज में फंक्शन नहीं कर रहे हैं। ओके, तो जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके लिए बॉडी बनाई गई है। इसके अलावा रूरल एरिया के अंदर भी कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर में स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आता है। ओके, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी आती है विलेज लेवल पे। फाइन। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के अंदर आपके स्टेट लेवल और प्राइमरी लेवल पे दो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। तो ये ध्यान रखना। बाकी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसकी डिटेलिंग, ठीक है, बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ दे दी है, इसको भी ध्यान रखिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ये अर्बन सेमी अर्बन एरियाज में वर्क करते हैं। ओके, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की नीड को पूरा कर रहे हैं। इनको प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स के नाम से भी मेंशन कर देते हैं। दे आर लाइसेंस्ड बाय द आरबीआई टू डू द बैंकिंग बिजनेस, तो इनको आरबीआई की तरफ से ये लाइसेंस इस तरह से मिलता है जो दूसरे केस में नहीं है। जैसे आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं उस केस में ऐसा नहीं होगा। आरबीआई इज द कंट्रोलिंग एंड इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी ऑफ द प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं संचार साथी पोर्टल पे। संचार साथी पोर्टल इज अ सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव of the Department of Telecommunication to empower the mobile subscribers, strengthen their security and increase the awareness about the citizen centric initiative। तो संचार साथी पोर्टल है ये लोगों की, नागरिकों की सहायता करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन मंत्रालय के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें है कि मान लो आपके नाम से किसी और ने मोबाइल कनेक्शन ले रखा है, क्योंकि आधार कार्ड और ये इस तरह से हो जाते हैं, है ना, तो वो आधार कॉपी आपको पता ही नहीं चला कि कब आपके आधार को यूज करके किसी ने आपके नाम से मोबाइल कनेक्शन ले रखा है, उसका मिसयूज किया जा रहा है। तो वो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपना जो अपने नाम पे कितने मोबाइल कनेक्शन है वो जान सकते हो। नो योर मोबाइल कनेक्शन, PAFCOP, ये एक इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत। तो ये सारे इनिशिएटिव दे रखे हैं। आप अपना नया फोन ले रहे हो या कोई सेकेंड हैंड फोन ले रहे हो उसके बारे में आप जान सकते हो। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर से कोई कॉल आ रही है उसको रिपोर्ट करना, वायरलाइन इंटरनेट सर्विस है उसके प्रोवाइडर को जान सकते हो, फ्रॉड कम्युनिकेशन उसके रिगार्डिंग आप कर सकते हो। तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इसी पे एक और सर्विस इन्होंने शुरू किया जिसका नाम है चक्षु। ओके, तो चक्षु जो है किसकी तरफ से शुरू हो गया, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ही, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो फ्रॉड कम्युनिकेशन है उसको रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रॉड कम्युनिकेशन में क्या क्या आपकी आ जाएंगी, जो सामने वाला अगर इस तरह से बात कर रहा है कॉल SMS व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, आपका सेंसिटिव डेटा है वो जानने की कोशिश कर रहा है, तो उस तरह की चीजें जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कई बार आपको मैसेज आता है ना, ये करो आपका ये अकाउंट बंद होने वाला है, KYC करो, इस लिंक पे क्लिक करके ऐसा करो, तो सारे ये फ्रॉड आपके आते हैं।
आप अनलेस आपको ऑथेंटिक सोर्स पता नहीं है कि कहाँ से किसने इसको भेजा है ना, आप उनके ऊपर क्लिक ना करें। गेटिंग दिस, द डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म वाज आल्सो लॉन्च्ड विच वुड बी ए नॉन पब्लिक डेटा शेयरिंग रिसोर्स। ये चक्षु क्या है, किसने लॉन्च किया, संचार साथी पोर्टल क्या है, क्या क्या इसकी सर्विसेज हैं, बहुत ही बेसिक सी चीजें, ये आप ध्यान रखिए। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम, ये क्या है? ओके, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज देयर। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ मिलके दोनों ने स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम इसको शुरू किया है। और इसका उद्देश्य है कि हमारा जो हॉस्पिटलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम असेस करेंगे इन द कंप्लायंस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। जैसे होटल्स हैं, कोई धर्मशाला है, या ट्रैकिंग पे जाते हो जो कैंपिंग साइट्स हैं, तो उनको इन पैरामीटर्स पे, हाइजीनिक और पब्लिक हेल्थ के पैरामीटर पे असेस किया जाएगा। ओके, रेटिंग सिस्टम के माध्यम से ये देखा जाएगा कि ये बेसिकली इस रेटिंग के कंप्लायंस में है या नहीं है ना, सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किन 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 की चीजों को देखा जाएगा, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो गंदा पानी है उसका मैनेजमेंट क्या है, तो इस आधार पे आप ये ग्रीन लीफ रेटिंग आप दे रहे हो। ठीक है, ये मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, कौन कौन इसमें इंक्लूड है, होटल, लॉजेस, होम स्टे, धर्मशाला, कैंप्स, ये सब आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं रामायण सर्किट। रामायण सर्किट के अंदर कौन कौन से प्लेसेस हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, उसके लिए ये हमने इमेज लगा रखी है। IRCTC लॉन्चेस द रामायण सर्किट टूरिस्ट ट्रेन सर्विस। ठीक है, तो रामायण सर्किट में वो प्लेसेज हैं जो लॉर्ड राम के जो उनकी लाइफ रही है ना कहीं उनकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। सो ऑब्वियसली यू विल सी कि हाँ, नेपाल जनकपुर वहां पे आ गया। ओके, देन वी हैव सीतामढ़ी इज देयर, वाराणसी है, प्रयागराज है, श्रृंगवेरपुर है, चित्रकूट इज देयर, भद्राचलम, कांचीपुरम, रामेश्वरम, हम्पी, नासिक। ओके, तो ये प्रोमिनेंट स्टॉप्स हैं। ये ब्लू डॉट जो लग रहा है ये रामायण सर्किट का पार्ट नहीं है, ये बोर्डिंग पॉइंट्स हैं, ये नहीं रखने हैं। जो रेड डॉट हैं जो मैंने अभी नाम लिए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं कि हाँ रामायण सर्किट में ये सब इंक्लूड है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके अंदर है कि लगभग 1 करोड़ घरों को हम रूफ टॉप सोलर जो सिस्टम है वो अवेलेबल करा रही है भारत सरकार। फाइन, 75,000 करोड़ की ये स्कीम है। रूफ टॉप सोलर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, और फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ। हर महीने लगभग 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इस तरीके का आपका सिस्टम लगाया जाएगा, जो कि 1 किलोवाट का ये सिस्टम है। उसके लिए आपको क्या दिया जा रहा है? सब्सिडी दी जाएगी। 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 50,000 की सब्सिडी है, 2 किलोवाट के लिए 60,000, 3 किलोवाट के लिए 78,000, ये सब्सिडी मैकेनिज्म है। और जो नेशनल एक इसके लिए वेबसाइट क्रिएट की है, उस वेबसाइट के थ्रू आपको सब्सिडी यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। Households can access the collateral free low interest loan product अराउंड 7%। ठीक है, तो आपको लो इंटरेस्ट भी यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। बेनिफिट क्या होंगे ये आपको पता ही है। बेनिफिट हमें क्लीन एनर्जी मिल रही है, जहाँ पे जिस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी है वो इलेक्ट्रिसिटी की कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दिस हैज बीन इन न्यूज। क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को रिबूट करना चाह रही है। ठीक है, और अभी आप देखोगे कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट से लेके इलेक्शन मटेरियल को प्रिंट करने तक की चीजें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से हो रही है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? देखो, गवर्नमेंट जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी कंज्यूमर है, बहुत सारी सर्विसेज गुड्स कंज्यूम करती है गवर्नमेंट। पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी और करप्शन होता था कि आपने घटिया क्वालिटी का माल खरीद लिया है, उसके लिए ज्यादा पैसे दे दिए। तो अब उस मैकेनिज्म को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये आपने ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म खोल दिया। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर ऑनलाइन बिडिंग होगी कि अगर सरकार कुछ खरीदना चाह रही है तो जो भी लोग सरकार को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं चीज, वो सब वहां पे आए, वो बताएं किस तरह की सर्विस किस प्राइस पे देंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, उसी माध्यम से ये आपका पूरा किया जाएगा। सरकार उसकी खरीद करेगी, मतलब पब्लिक प्रोक्योरमेंट होगा। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज अ कॉन्टैक्टलेस पेपरलेस कैशलेस ऑनलाइन मार्केट प्लेस, रिप्लेस दिस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। 2016 में इसने इसको रिप्लेस किया। अभी ये काम कर रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसको लॉन्च किया हुआ है। क्या करेगा? ट्रांसपेरेंट बना देगा प्रोक्योरमेंट सिस्टम को। अभी यहाँ पे भारत सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है ना, कि आपके लिए जो भी ये परचेजेस हैं ये मैंडेटरी है, आप इसी के थ्रू ही ले सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके लिए एक स्पेशल संस्था, स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV आपने बना दिया।
जिसकी हिस्सेदारी मतलब पूरी उसमें जो ऑनरशिप है गवर्नमेंट की आपकी रहेगी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हैज बॉट विजिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ठीक है। कॉस्ट सेविंग यहाँ पे हो गई है। मैंडेटरी फॉर सेलर टू डिस्प्ले द कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो हम यहाँ पे क्या है सिक्योरिटी का भी ध्यान रख रहे हैं, ताकि अगर कोई सेलर जो माल बेच रहा है मान लो चाइनीज ओरिजिन का है और हम नहीं चाहते कि हमारे इस तरह के कुछ सेंसिटिव इश्यूज हैं, सेंसिटिव जो एरियाज हैं वहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट हम यूज करें, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हमें हेल्प करेगा। इनविट्स न्यूज में है, देखो आरईआईटीज भी न्यूज में है, वैसे तो इनविट पे क्वेश्चन पूछ लिया है यूपीएससी ने, रिपीट भी हो जाते हैं, लेकिन इनविट वापस से आपका न्यूज में रहा है, इसको देख लेते हैं। देखो इनविट क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फंड है आपका उसी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होगा, जैसे आपने पैसा डाला, ये मेरा पैसा है, मैंने इस ट्रस्ट में डाला, और ये इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड जो है ये इसको इन्वेस्ट करेगी और मुझे रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में। इसी तरह से इनविट होंगे। ओके, इनविट्स क्या करेंगे, मेरा जो पैसा है यू हैव दस है ना, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डालेंगे, जैसे कोई सोलर प्रोजेक्ट हो गया, सोलर पावर है, विंड एनर्जी है, या फिर कोई रोड रिलेटेड प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जो भी आपको इनकम होगी उसको आप जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनको आप वहां पे रिटर्न दे सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट है इनविट का। इसमें और क्या ध्यान रखना है, न्यूज इसलिए है कि एनएचआईए ना लगभग जो है 16,000 करोड़ 16,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इनविट से उठाए हैं, ठीक है। इतना सारा पैसा इससे उठाया। इनविट एक तरह से ट्रस्ट है, मतलब ये ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होगा, कंपनी एक्ट के अंतर्गत नहीं होगा। म्यूचुअल फंड की तरह काम कर रहा है, वो सारा आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। इसमें जो इंटरेस्ट इनकम है उस पे भी टैक्स लगेगा, और जो डिविडेंड दिए जा रहे हैं मतलब जो प्रॉफिट होता है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो भी आपका टैक्सेबल ही है। इसके अलावा इनविट जो हैं ये बोरोवर के रूप में क्लासिफाई हैं, सारफेसी एक्ट के अंतर्गत इनको बोरोवर के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इसमें अगर आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, पीपीपी है, तो उसके अंदर आपको एक अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब एक अलग संस्था बना के ही इनविट को आपको शुरू करना पड़ेगा। अ, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। इसके आगे हम आते हैं रेमिटेंसेस पे चर्चा कर लेते हैं। ओके, रेमिटेंसेस पे तो वैसे भी न्यूज़ होती है, ये कॉन्टेक्स्ट है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें यही है कि हाँ अ, कैसे जो रेमिटेंस फ्लो है उस पे जो कॉस्ट आ रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कम कॉस्ट उस पे रहे, कम पैसे में वो ट्रांसफ़र आपका हो जाए, समथिंग लाइक दिस। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन को हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं, ये सारी कहानी आपकी है। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ठीक है, माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ के रूप में है। वैसे तो आपका एक लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इंडाइसेस हैं वो सब करेंगे, लेकिन वो एंड के अंदर करेंगे, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्ट टू आएगा या इस तरह से, तो जो भी आपके आएंगे वो एक ही लेक्चर में कवर हो जाए, सो यू विल गेट इट इन द, यू कैन से कि हाँ मई के एंड में या फिर इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ द जून, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसमें कुछ छूटे और फिर बाद में आपको ऐड करें। वर्ल्ड बैंक का जो लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ है इसके अंदर कुछ फाइंडिंग्स हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ यार रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब मान लीजिए कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, मतलब एनआरआई है, वो इंडिया में अपना पैसा भेज रहा है घर पे या इस तरीके से, तो वो रेमिटेंस हो गया। तो कहाँ से हमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आती है, टॉप 5 कंट्रीज इसमें ध्यान रख लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हमें आ रही है यूएसए से, फिर सेकंड है यूएई, ओके, थर्ड पे आपका यूके हो गया, फोर्थ पे सिंगापुर है, और फिफ्थ पे सऊदी अरब है। तो ये 5 मेजर कंट्रीज हैं जहां से हमारे को रेमिटेंस आ रहा है। टॉप 5 ऐसे कैसे रट्टा मार लेना। देन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनको सबसे ज्यादा रेमिटेंस आ रही है, तो इंडिया इज ऑन द नंबर 1। इंडिया फर्स्ट प्लेस पे है जिसको सबसे ज्यादा रेमिटेंस फ्लो आते हैं, फॉलोड बाय द मैक्सिको, और फिर चाइना थर्ड पे आएगा आपका। क्लियर है, तो इंडिया के रेमिटेंस फ्लो काफी अच्छे यहाँ पे हैं, और सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमें आता है यूएसए से। क्लियर। ग्लोबल रेमिटेंस जो फ्लो हैं दे आर एस्टिमेटेड अराउंड 860 बिलियन, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज हमें दिखा रहे हैं, ठीक है। रेमिटेंस का इंपॉर्टेंस आप जानते हैं, रेमिटेंस मतलब फॉरेन करेंसी हमारे पास आ रही है तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को सप्लीमेंट करेगी, ठीक है। हमारे रुपए पे प्रेशर कम करने में मदद मिलेगी, करेंसी क्राइसिस जैसी स्थिति में हमें डील करने में मदद मिलेगी, तो जितना ज्यादा रेमिटेंस आएगा उतना अच्छा है, ठीक है। और वो जो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकेंगे, कंपनियों के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को जॉब मिलेगा, वो सारे बेनिफिट आप इसमें ध्यान रखिए। रेमिटेंस आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजर सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो पैसा है वो सर्विस एक्सपोर्ट से आता है, सेकंड नंबर पे आप देखोगे, सो यू हैव दिस।
रेमिटेंस के माध्यम से आ रहा है। स्टेट वाइज अगर हम शेयर देखते हैं टॉप 3, तो ये रैंकिंग है महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, दीज आर द टॉप 3 स्टेट्स जहाँ पे रेमिटेंस फ्लो मैक्सिमम आपके हैं। वर्ल्ड बैंक की कुछ रिपोर्ट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, जैसे कमोडिटी मार्केट आउटलुक है, अभी इसने ये भी चालू किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पहले आती थी, अभी बंद हो गई है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आती है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, डेट को लेके स्टैटिस्टिक्स रिलीज करता है, पॉलिसी रिसर्च रिपोर्ट आती है, पॉवर्टी शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही रिलीज की जाती है। एक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ये चर्चा में रही, ये चर्चा में रही थी जब भारत सरकार ने कहा था कि देखो होता क्या है, अभी लिमिट सेट किया हुआ है कि अगर आप जो है बाहर कितना इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर कितना खर्चा कर सकते हो समथिंग, उसके ऊपर लिमिटेशन है। ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट, मतलब कितना पैसा आप बाहर भेज सकते हो, तो उसमें एक साल की लिमिट है 2.5 लाख डॉलर, यूएस डॉलर है, पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी परमिसेबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, करंट नेचर के एक्सपेंसेज हैं या फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, तो दोनों को मिला के या किसी के अंदर भी 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख के ऊपर नहीं जाएगा। चाहे उसमें आपको कोई पढ़ाई वगैरह करनी हो, कोई टूरिज्म रिलेटेड है या फिर और कुछ एक्सपेंसेज हैं हेल्थ रिलेटेड, सो दिस इज द पर्टिकुलर लिमिट हियर। इसके ऊपर है तो फिर आरबीआई से आपको परमिशन लेके वो जाना पड़ेगा। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इन्होंने लॉन्च किया था 2004 में, इसके आधार पे हम चाह रहे थे कि इंडियंस जो बाहर कुछ खर्चा करना चाह रहे हैं या फिर जो फंड ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, उसका जो फ्लो है वो स्मूथ हो जाए, उस उद्देश्य से हमने किया था। और अभी ये 2.5 लाख जो डॉलर्स है, ये वाली लिमिट थी। अभी हुआ क्या है कि यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्चा हो रहा है ना, उसको भी आप इस लिमिट के अंदर लेके आ रहे हो। पहले डेबिट कार्ड का खर्चा ही इंक्लूड होता था, क्रेडिट कार्ड से अगर कोई खर्चा कर रहे हो तो 2.5 लाख वाली जो ईयरली लिमिट है इसमें इंक्लूड नहीं था। तो अभी क्या किया है, आरबीआई की जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंक्लूड कर दिया है ओवरसीज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, कि क्रेडिट कार्ड को अगर हमने विदेशी देश में यूज किया है, फॉरेन कंट्री में यूज किया है, वहां पे जो खर्चा होता है वो इस लिमिट में ही इंक्लूड होगा, पहले ये इंक्लूड नहीं होता था। तो वैसे तो देखो 2.5 लाख डॉलर एक अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इसमें क्या होगा, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, जो सुपर रिच काइंड ऑफ पर्संस हैं, उनके द्वारा किया गया जो खर्चा एक्सपेंस है विदेश में, उस पर प्रभाव पड़ने वाला है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। So this particular scheme is not available to corporate partnership firms, Hindu unified family ट्रस्ट, इन सबको ये अवेलेबल नहीं है। रेमिटेंस कैन बी मेड इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, है ना, जो भी करेंसी है अवेलेबल किसी में भी आप कर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाते हैं बीमा सुगम, या फिर आप देखोगे बीमा ट्रिनिटी करके 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। बीमा सुगम है, बीमा वाहक और बीमा विस्तार, इनके बारे में ध्यान रखिए। इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर भी इस बार इम्पोर्टेंट ही आप मान के चलें। So this Bima Sugam is a kind of initiative. This will simplify and digitize the insurance marketplace. तो आपने एक पोर्टल यहाँ पे बना दिया है ना, और उसी के ऊपर आप इंश्योरेंस खरीद सकते हो, आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। ओके, आप अपनी पॉलिसीज जो हैं वो रिन्यू कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो अपना सेटलमेंट, एजेंट, पॉलिसी पोर्टेबिलिटी, चेंज कराना हो किसी दूसरी कंपनी में, वो सारी सुविधाएं एक ही जगह पे आप प्रोवाइड करा रहे हो। तो इसके लिए आपने बीमा सुगम बनाया। ओके, इरडा रेगुलेशंस जो हैं वो यहाँ पे आए और उन्होंने ये काम बना के दिया है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं टुवर्ड्स यूनिवर्सलाइजेशन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस। हम चाहते हैं 2057 तक सभी को इंश्योरेंस यहाँ पे मिल जाए। क्लियर। इसके अलावा इरडा आपका ये जो रेगुलेशन है, इसमें इन्होंने एक और किया है कि अगर ग्राम पंचायत जो है नई यूनिट होगी, मेजरमेंट ऑफ इंश्योरर्स एज फार एज द रूरल ऑब्लिगेशंस आर कंसर्न। ठीक है, तो ग्राम पंचायत लेवल पे मीजरिंग यूनिट इन्होंने माना है। एक्सटेंड द स्कोप ऑफ सोशल सेक्टर टू कवर द कार्ड होल्डर एंड बेनिफिशियरीज अंडर वेरियस स्कीम्स। तो ये बीमा सुगम की बात हुई। इसके अलावा बीमा वाहक है, मतलब जो प्रोडक्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहाँ पे पहुंचाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इरडा की, इरडा जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है पूरे इंश्योरेंस सेक्टर की, टू रीच आउट टू द एवरी ग्राम पंचायत। ईच ग्राम पंचायत वुड हैव ए बीमा वाहक
ओके, हु वुड बी टास्क टू सेल सर्विस सिंपल पैरा मेट्रिक बंडल्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो लोगों को बताएगा कि हाँ ये फायदा है, आप इस तरह से लीजिए इसको। इंटेंट्स टू फॉर्म द वुमन सेंट्रिक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वुमन सेंट्रिक चैनल आपका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीमा विस्तार है, ऐसे एरिया जहाँ पे इंश्योरेंस नहीं पहुंचा है वहां तक आपका पहुंचाना, रूरल पॉपुलेशन को सेफ्टी नेट प्रोवाइड कराना, उसके लिए आपका बीमा विस्तार बनाया गया है। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में एक और अपडेट है, पहले क्या होता था, एज बार होती थी, अभी कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे वो 80+ 70+ जो भी लोग हैं, है ना, किसी भी एज पे कोई भी व्यक्ति है, सबको यहाँ पे इंश्योरेंस मिलेगा, ये इरडा ने यहाँ पे बोल दिया है इंश्योरेंस कंपनीज को। तो पहले जो रेस्ट्रिक्शन होता था, पहले ये बीमारी है तो नहीं मिलेगा, वो नहीं है, वो कुछ भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, एवरीवन इवन इफ यू आर 80 और 90 ईयर्स ऑफ एज विल बी एबल टू बाय द हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये एक और अपडेट है इंश्योरेंस सेक्टर का ही, इसको भी ऐड कर लीजिए। पहले 60+ के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता था, ठीक है, तो पहले 65 एज लिमिट था, उसके ऊपर बड़ा मुश्किल होता था, या 60 के ऊपर भी है तो फिर इश्यूज रहते ही थे, बड़ा आसानी से नहीं मिलता था। ठीक है, इरडा के बारे में बेसिक चीजें आप ध्यान रखेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, मतलब पार्लियामेंट के एक्ट के अंतर्गत आपकी बनी हुई है। ओके, हैदराबाद हैदराबाद बेस्ड इसका हेडक्वार्टर रहेगा। 10 मेंबर बॉडी है, चेयरमैन, 5 फुल टाइम मेंबर, 4 पार्ट टाइम मेंबर इसमें रहेंगे। इसके जो फंक्शन है उनको थोड़ा अच्छे से देखेंगे, जिसके अंदर आपका रिन्यूइंग हो गया, मॉडिफिकेशन, कैंसलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके, इंटरमीडियरीज या जो एजेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग, उनके लिए क्वालिफिकेशन, उनका कोड ऑफ कंडक्ट, वो सब चीजें मेंशन करेगा। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब गाइडलाइंस फॉर सर्वेइंग सर्वेयर्स और लॉस असेसर्स, आपको कुछ नुकसान है, आप जा रहे हो क्लेम करने के लिए, किस आधार पे वो क्लेम किया जाएगा, अगर मना कर रहे हो तो क्यों किया, वो सारी चीजें। regulating the rates, okay, terms condition which may be offered by the insurers not covered by the tariff advisor committee, वो भी मेंशन करेगा। डिस्प्यूट है तो उनको एडजुडिकेट करेगा, वहां पे डिसीजन वगैरह, ठीक है। सुपरवाइजिंग द टैरिफ एडवाइजरी कमिटी, स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, तो ये इसके फंक्शंस हैं, 2-3 बार इनको पढ़िएगा, प्रॉब्लम्स में थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में और इकोनॉमी रिलेटेड टॉपिक्स हम लेते हैं। फाइन, सो दिस इज ऑल, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि ये लेक्चर आपका फ्रीली अवेलेबल है, और इसी तरह से पूरा जो करंट अफेयर का कोर्स है दैट इज अवेलेबल ऑन द श्योर IAS ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ये कोर्स आप ले सकते हैं, और इस कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है।